भारत अत्यंत प्राचीन देश है। इसका इतिहास गौरवशाली रहा है। भारत समृद्ध संस्कृति, विरासत और उच्च ज्ञान के लिए पूरे विश्व में वंदनीय है। भारत को गौरवशाली बनाने में हमारे वैज्ञानिकों का भी विशेष योगदान है। भारत के अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अमूल्य ज्ञान से हमारे जीवन को सुगम और सरल बनाया है। उनके द्वारा किए गए आविष्कारों से हम सब का जीवन पहले से बेहतर हुआ है और कार्यप्रणाली अधिक आसान हुई है। ऐसे ही वंदनीय वैज्ञानिकों को पुनः याद करने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक काल के प्रथम रसायन शास्त्री डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। पूर्वी बंगाल के खुलाना जिले का रुड़ौली गांव लंबे समय से भारत भर में प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के राजाओं ने दिल्ली के सुल्तानों और उनके नवाबों की सत्ता कभी नहीं मानी। बंगाल के महाकवि मधुसूदन दत्त भी यहीं के नाती थे। इसी गांव के जमींदार हरिश्चंद्र राय के घर एक बालक ने 2 अगस्त 1861 यानी 1861 को जन्म लिया। बालक का नाम प्रफुल्ल रखा गया। हरिश्चंद्र राय स्वयं भी शिक्षित थे और अपने गांव में प्राथमिक विद्यालय भी चलाते थे। कालांतर में बालक प्रफुल्ल भी इसी विद्यालय में जाने लगा। अंग्रेजी, फारसी, बंगला भाषाओं के ज्ञाता हरिश्चंद्र राय उस समय के प्रमुख समाज सुधारकों ईश्वरचंद विद्यासागर आदि से प्रभावित थे और उन्होंने बालक प्रफुल्ल को अच्छे संस्कार दिए। प्रफुल्ल को भी पढ़ने का बहुत शौक था। प्रफुल्ल चंद्र राय अपने पिता की लाइब्रेरी की तमाम किताबें पढ़ लिए थे। वे न्यूटन, गैलीलियो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लिंकन आदि से बहुत प्रभावित थे और नियम से प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ा करते थे। 9 वर्ष की आयु में प्रफुल्ल चंद्र ने 1870 में कलकत्ता के हेयर स्कूल में पढ़ाई प्रारंभ की। प्रारंभ में प्रफुल्ल चंद्र राय को अपने ग्रामीण रहन सहन के कारण हंसी का पात्र बनना पड़ा, जिस कारण से वे थोड़ा अलग रहकर ज्यादा पढ़ाई करने लगे। वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र उन्हें बहुत प्रभावित करते थे। जब उन्होंने एक अंग्रेज लेखक की पुस्तक में वर्णित 1000 महान लोगों की सूची में सिर्फ एक भारतीय राजा राम मोहन राय का नाम देखा तो उन्होंने भी महान बनने का निर्णय लिया। बीमारी के कारण कमजोर शरीर वाली प्रफुल्ल चंद्र ने दिनचर्या को व्यवस्थित किया और स्वास्थ्य के नियमों का पालन भी प्रारंभ किया। व्यायाम से उन्होंने अपना शरीर मजबूत बनाया। एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने विद्यासागर कॉलेज में FA की पढ़ाई प्रारंभ की। उसी समय रसायन विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ने लगी। वे साथ में प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के व्याख्यान भी सुनने जाते थे। रसायन विज्ञान की जो भी पुस्तकें उनके हाथ लग जाती थी वे उसे पूरी तरह पढ़ लेते थे। जब वे छात्रावास में रहने लगे तो उन्होंने अपने कमरे में एक छोटी प्रयोगशाला भी लगा ली। मजे की बात यह थी कि वे साथ में कालिदास के संस्कृत नाटकों का भी पूरी रुचि से अध्ययन करते थे। उन्हें देशभक्ति और स्वदेशी आंदोलनों में भी रुचि थी। 1882 में उन्होंने एक छात्रवृत्ति प्रतियोगिता में भाग लेकर छात्रवृत्ति हासिल की और इंग्लैंड के एडिनबरा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यह समाचार उस समय स्टेट्समैन में छपा। प्रफुल्ल माता पिता से आज्ञा लेने गांव गए। उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति गिर रही थी। माता को हिम्मत देते हुए उन्होंने वचन दिया कि लौटकर वे बिकी हुई जमीन वापस खरीदवा देंगे और गिरता हुआ मकान बनवा देंगे। एडिनबरा में प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रख्यात रसायन वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ब्राउन के निर्देशन में कार्य प्रारंभ किया। उनके लेख निरंतर छपते रहे और 1885 में उन्होंने BSc की परीक्षा पास कर ली। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेज रसायन शास्त्रियों से परिचय बढ़ाया वरन जर्मन भाषा सीखकर जर्मन वैज्ञानिकों के भी संपर्क में आए। वे जगदीश चंद्र बसु से भी मिले जो उस समय इंग्लैंड में अध्ययन कर रहे थे। वहां पर भी प्रफुल्ल
राजा राम मोहन राय की तरह भारतीय पोशाक ही पहनते थे। प्रफुल्ल ने अब कच्ची धातु का विश्लेषण विषय पर शोध कार्य प्रारंभ किया। 1888 में उन्होंने अकार्बनिक रसायन पर डीएससी की उपाधि मिली। उन्हें अनेक छात्रवृत्तियां भी मिली। 1887 से 88 में एडिनबरा विश्वविद्यालय की रसायन शास्त्र की सोसाइटी ने उन्हें अपना उपाध्यक्ष चुना। प्रफुल्ल चंद्र राय ने सिर्फ विज्ञान में ही नहीं वरन अपने राष्ट्रवादी निबंधों और विचारों से भी वहां रह रहे भारतीयों और अंग्रेजों को प्रभावित किया। हालांकि उनके लेख ब्रिटिश सरकार पर खुला व्यंग्यात्मक प्रहार करते थे, पर वे इतने मर्मस्पर्शी होते थे कि सहृदय अंग्रेज उनकी प्रशंसा करने लगते थे। प्रफुल्ल चंद्र राय के लेख लंदन के सभी प्रमुख अखबारों में छपते और लोगों को बताते कि अंग्रेजों ने किस तरह भारत को लूटा है और भारतवासी कैसी यातनाएं झेल रहे हैं। पूरी निष्ठा और लगन से पढ़ाई पूरी करने के बाद एकांत प्रिय प्रफुल्ल को भारत की याद सताने लगी। वे भारतीय शिक्षा सेवा में जाना चाहते थे, पर उन दिनों भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे। अतः उन्होंने 1889 में कलकत्ता स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की नौकरी स्वीकार कर ली। उनका वेतन मात्र 250 रुपए प्रति माह था, पर वे पूरी निष्ठा और लगन से न सिर्फ अध्यापन करते रहे वरन शोध और अन्वेषण में भी लगे रहे। वे मातृभाषा में ज्ञान प्राप्ति पर बहुत जोर देते थे। छात्रों को वे उदाहरण देते कि रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीफ ने विश्व प्रसिद्ध तत्वों का पेरियोडिक टेबल रूसी में प्रकाशित कराया, अंग्रेजी में नहीं। प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपने कुशल अध्यापन से मेघनाथ शाह जैसे रसायन शास्त्री तैयार किए। सन 1894 में प्रफुल्ल ने सबसे पहली खोज पारे पर की। उन्होंने अस्थायी पदार्थ मर्क्यूरस नाइट्रेट को प्रयोगशाला में तैयार कर दिखाया। अपने इस असाधारण कार्य से वे विश्व के श्रेष्ठ रसायन वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे। बंगाल सरकार ने प्रसन्न होकर उन्हें यूरोप की तमाम प्रयोगशालाओं में जाने के लिए चुन लिया। उनका यूरोपीय दौरा बहुत उपयोगी रहा। एक ओर उनकी नए नए क्षेत्रों में प्रतिष्ठा बढ़ी और दूसरी ओर उन्हें शोध संबंधी नई नई बातों का ज्ञान हुआ तथा उनका शोध और ज्ञान का भंडार खासा विस्तृत हो गया। प्रफुल्ल चंद्र राय अपने कृतित्व का सीधा उपयोग जन साधारण के लिए करना चाहते थे। वे जानते थे कि भारतीय जीवन रक्षक दवाइयों के लिए विदेशों पर निर्भर है। उन्होंने औषध निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया और मात्र 800 रुपए की पूंजी से अपनी प्रयोगशाला में निर्माण प्रारंभ किया। अपनी आय का अधिकांश हिस्सा वो इसमें लगाते रहे। घर पर पशुओं की हड्डियां जलाकर उन्होंने शक्तिवर्धक फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम तैयार किया। ये कारखाना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और 1900 में ये बड़ा भारी कारखाना बन गया और आज भी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से जाना जाता है। अपना सब कुछ इसके लिए लगाने वाले प्रफुल्ल चंद्र राय ने 1902 में इसे लिमिटेड संस्थान में परिवर्तित कर दिया तथा अपने हिस्से के लाभ का प्रयोग एक ट्रस्ट को सौंप दिया जो उनके जन्म स्थान खुलना में विद्यालय संचालन तथा अन्य लोक उपयोगी कार्य करता रहा। उन्होंने अनेक जड़ी बूटियों से दवा तैयार करने के फार्मूले तैयार किए जो अत्यंत सफल रहे। प्रफुल्ल चंद्र राय को ये बात बहुत खटकती थी कि बंगाली नवयुवक पढ़ लिखकर नौकरी के लिए यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते हैं। उन्होंने रसायन उद्योग विकसित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने उन रासायनिक चीजों का विकास किया जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। कलकत्ता पॉटरी वर्क्स, बंगाल एनिमल वर्क्स, जहाजरानी कंपनी, बंगी स्टीम नेविगेशन कंपनी आदि की स्थापना और संचालन में उनकी प्रमुख भूमिका थी। वे प्रयोगशाला में अनेक मौलिक अनुसंधानों जैसे अमोनिया नाइट्रेट यौगिकों आदि में लगे रहे। उनकी सफलता ने विश्व विख्यात रसायन शास्त्रियों विलियम रेमसे, जेम्स देवार, वेंट हाफ
बर्थेलेट आदि को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। प्रफुल्ल चंद्र राय का एक प्रमुख काम रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय ज्ञान को जनता के सामने लाना और उसे जन उपयोगी बनाना था। सबसे पहले उन्होंने प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्री नागार्जुन के ग्रंथ रसीद सार संग्रह पर एक लेख लिखा। इस लेख की व्यापक सराहना हुई। इसके बाद उन्होंने प्राचीन काल के अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर डाला और भारतीय हिंदू रसायन शास्त्र का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। 1902 में प्रकाशित इस पुस्तक से तहलका मच गया। अनमोल ज्ञान से परिपूर्ण ये पुस्तक ये साबित करती है कि भारत 13वीं-14वीं सदी तक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे था। प्रफुल्ल यहीं नहीं रुके और अध्ययन करते रहे। 1908 में इस पुस्तक का दूसरा खंड प्रकाशित हुआ। ये पुस्तक 1956 में भारतीय केमिकल सोसाइटी द्वारा दोबारा प्रकाशित की गई और आज भी पढ़ी और समझी जाती है। इसका अनेक यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। दिरहम विश्वविद्यालय ने उन्हें इस पुस्तक के लिए डीएससी की डिग्री प्रदान की। अनेक लोग प्रफुल्ल चंद्र राय को वैज्ञानिक कम और लोक सेवक ज्यादा मानते थे। जब कभी भी बाढ़ आदि का कारण विनाश होता था, प्रफुल्ल अपनी प्रयोगशाला छोड़कर राहत कार्य में जुट जाते थे। 1922 में जब भयंकर अकाल पड़ा तो वे सहायता कार्य में लग गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्रारंभिक दिनों में उनके मार्गदर्शन में भी काम किया है। वे अपने साथ बंगाल के नवयुवकों और छात्रों को भी लगा लेते थे। उन्हें स्वदेशी से बड़ा प्रेम था। वे राष्ट्र की हर चीज देश में ही बनाना चाहते थे। चरखा और खादी से पूरा प्रेम करने वाले प्रफुल्ल चंद्र राय शोध कार्य के अलावा दान, देशभक्ति, समाज सुधार में भी लीन रहते थे। उन्होंने अनेक सामाजिक संस्थाओं की स्थापना की, जिनमें महिला उत्थान के लिए बनाया संगठन भी था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर उनके प्रशंसक थे। उन्होंने प्रफुल्ल बाबू के बारे में लिखा था, उपनिषद में कहा गया है कि मैं एक होकर भी अनेक हो सकता हूँ। इस सत्य को प्रफुल्ल बाबू ने साबित कर दिया है। वे लाखों हृदयों में विद्यमान हैं। सहायक प्रोफेसर के रूप में नौकरी प्रारंभ करने वाले प्रफुल्ल चंद्र राय समयानुसार वरिष्ठ प्रोफेसर बन गए। जब उन्होंने नियमानुसार 1911 में अवकाश ग्रहण किया तो महान शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी के निवेदन पर वे नव सृजित विज्ञान महाविद्यालय कलकत्ता में प्रोफेसर नियुक्त हुए। उनकी शोध छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती रही। विभिन्न रसायन शास्त्र संबंधी विषयों पर उनके मौलिक शोध पत्रों की संख्या 200 तक पहुंच गई। सादा जीवन व्यतीत करने वाले प्रफुल्ल चंद्र राय अपने सेवा काल के उत्तरार्ध में अपना वेतन विश्वविद्यालय को दान करने लगे। इस राशि से न सिर्फ कॉलेज का विकास हुआ, वरन आज भी अनेक छात्रवृत्तियां उनके नाम पर, नागार्जुन के नाम पर और सर आशुतोष मुखर्जी के नाम पर दी जाती है। अपने देश से अनन्य प्रेम करने वाले प्रफुल्ल चंद्र राय अनेक बार विदेश भी गए और हर बार उन्होंने अपने गहन ज्ञान से नई छाप छोड़ी। 1904 में वे बंगाल सरकार के प्रतिनिधि मंडल के रूप में यूरोप गए। 1912 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में गए और पहली बार आयोजित ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने अपने भाषण से अंग्रेज वैज्ञानिकों को बहुत प्रभावित किया। अनेक विश्वविद्यालयों, संस्थाओं व सरकार ने उन्हें समय समय पर सम्मानित किया। कलकत्ता, ढाका, बनारस विश्वविद्यालयों ने उन्हें उपाधियों से विभूषित किया। 1911 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि प्रदान की। 1934 में वे लंदन रसायन सोसाइटी के सम्मानित सदस्य चुने गए। 1924 में उन्होंने भारतीय रसायन सोसाइटी का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना के लिए उन्होंने 12,000 रुपए दान दिए थे।
उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के अनेक विश्वविद्यालयों में भाषण दिया और सम्मान पाया। डॉक्टर राय को इतिहास, साहित्य आदि से विशेष प्रेम था। वे रविन्द्रनाथ ठाकुर, मधुसूदन दत्त, शेक्सपियर आदि को नियमित रूप से पढ़ते थे। 1932 में उन्होंने अपनी आत्मकथा एक बंगाली रसायन वेत्ता का जीवन और अनुभव पूरी की। अंग्रेजी में लिखी ये रचना उनके जीवन के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालती है। महान रसायन शास्त्री के रूप में जाने वाले डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय विज्ञान की अपेक्षा स्वराज को तरजीह देते थे। 1901 से ही वे गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के मित्र बन चुके थे और 19 जनवरी 1902 में उन्होंने कलकत्ता में महात्मा गांधी की पहली सभा करवाई। खुले ख्यालों वाले राय छुआछूत के घोर विरोधी थे और जब राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई तो 1921 से 1931 तक उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर खद्दर का प्रचार किया और साथ ही छुआछूत पर प्रहार कर उसके उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया। उन दिनों अंग्रेज सरकार बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं को जेल में डालकर आंदोलन का दमन करती थी। निर्भीक प्रफुल्ल चंद्र राय ने शोध कार्य रोककर खुलना, दिंजापुर, कटक आदि नगरों में जगह जगह कांग्रेस के सम्मेलनों का सभापतित्व किया। उस समय सभी बड़े नेता जेल में डाल दिए गए थे। जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो उनकी बढ़ती भागीदारी देखकर किसी ने विज्ञान के बारे में पूछा तो उन्होंने तुरंत कहा, विज्ञान प्रतीक्षा कर सकता है, स्वराज्य नहीं। वे सभी से, चाहे वह गरीब हो या अमीर, बड़े प्रेम से मिलते थे। उन्हें सामंतवादी लोगों से नफरत थी। सारा जीवन अविवाहित रहने वाले प्रफुल्ल चंद्र बड़ी सादगी से जीवन बिताते रहे। अपने अंतिम 30 वर्ष उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विज्ञान और तकनीकी कॉलेज में बिताए। 2 अगस्त 1941 को उनका 80वां जन्मदिन मनाया गया। उस अवसर पर उनकी विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं का जायजा जब लिया गया तो लगा कि उनका कार्य असीमित है और उसका आकलन कठिन है। किसी ने उनसे पूछा कि आप इतना परिश्रम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आलसी व्यक्ति तो अपने दैनिक और आवश्यक कार्यों के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। दूसरी ओर व्यस्त आदमी तमाम व्यस्तता के बावजूद उन सभी कामों के लिए समय निकाल लेते हैं जिन्हें वे करना चाहते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आजादी की लड़ाई में स्वदेशी का प्रचार करने के लिए उन्होंने 10 लाख मील की लंबी यात्रा कर डाली थी। वे कई बार यूरोप भी गए पर उनका वैज्ञानिक कार्य कभी नहीं रुका। सादगी से जीवन बिताने वाले देशभक्त और निष्कपट डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ने उम्र बढ़ने के साथ और ज्यादा काम करना प्रारंभ किया। वे और काम करना चाहते थे पर भारतीय रसायन विज्ञान के आचार्य को ज्यादा समय नहीं मिला और 6 जुलाई 1944 को वे दुनिया से चल बसे। पर वे इतिहास में अपना नाम इस कदर छोड़ गए हैं जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। विज्ञान ही नहीं अपितु देश प्रेम में भी उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। विज्ञान के इस अद्भुत सितारे का परिचय अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।